कहानी की शुरुआत में हम नॉर्वे के एक बर्फ से ढके वीरान इलाके को देखते हैं, जहां दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जर्मन सेना का पूरी तरह कब्जा हो चुका है। जर्मन सैनिक पकड़े गए नॉर्वेजियन सैनिकों को एक एक करके बेरहमी से मौत के घाट उतार रहे हैं। लेकिन इसी नरसंहार के बीच एक बचा हुआ नॉर्वेजियन सैनिक ऐसा कारनामा कर देता है कि पूरी जर्मन फौज उसकी जान की दुश्मन बन जाती है। अब कहानी हमें साल 1943 में ले जाती है, जब वर्ल्ड वॉर 2 अपने सबसे खतरनाक दौर में चल रही थी। इसी समय ब्रिटिश आर्मी 12 नॉर्वेजियन सैनिकों को खास ट्रेनिंग देकर एक बेहद खुफिया मिशन पर नॉर्वे भेजती है। इस मिशन का नाम होता है मार्टिन रेड, जिसका मकसद जर्मन सेना के मिलिट्री बेस को तबाह करना था। कुछ ही समय बाद ये 12 सैनिक स्कॉटलैंड के रास्ते एक नाव में सवार होकर नॉर्वे पहुंचते हैं। लेकिन जैसे ही उनकी नाव आगे बढ़ती है, सामने से एक जर्मन मिलिट्री शिप आकर उन्हें चारों तरफ से घेर लेती है। खतरा सिर पर मंडराता देख नॉर्वेजियन सैनिक बिना वक्त गंवाए जवाबी फायरिंग शुरू कर देते हैं। इसी दौरान कुछ सैनिक नाव में रखे एम्यूनिशन को आग लगाकर समुद्र में छलांग लगा देते हैं। अगले ही पल पूरी नाव एक जबरदस्त धमाके के साथ हवा में उड़ जाती है। किसी तरह सभी सैनिक तैरकर किनारे तक पहुंचते हैं, लेकिन वहां पहले से मौजूद जर्मन सैनिक उन्हें पकड़ लेते हैं। हालांकि इस अफरा तफरी में एक सैनिक बच निकलता है, जिसका नाम जॉन होता है। वह एक बड़े पत्थर के पीछे छिपकर अपने साथियों को जर्मनों की कैद में जाते हुए बेबस होकर देखता रहता है। उसी समय जॉन की नजर नाव में पड़े एक बैग पर जाती है। उस बैग में मिशन पर आए सभी 12 सैनिकों की बेहद गोपनीय जानकारी मौजूद होती है। जॉन उसे हासिल करना चाहता है, लेकिन उससे पहले ही वह बैग एक जर्मन सैनिक के हाथ लग जाता है। यह देखकर जॉन तुरंत वहां से निकलने का फैसला करता है, लेकिन भागते हुए जॉन जर्मन सैनिकों की नजर में आ जाता है। वे उसे रोकने के लिए लगातार गोलियां चलाने लगते हैं। जवाब में जॉन भी फायरिंग करता है और 2 जर्मन सैनिकों को मार गिराता है। हालांकि इस दौरान एक गोली उसके पैर में लग जाती है और उसका पैर बुरी तरह जख्मी हो जाता है। बर्फ पर गिरता हुआ खून जर्मन सैनिकों के लिए उसका पीछा करना आसान बना देता है। वे खून के निशानों के सहारे उसके पीछे बढ़ते हैं, लेकिन जॉन अपनी सूझबूझ से उन्हें चकमा देकर काफी दूर निकल जाता है। कुछ ही देर में रात हो जाती है और वह अपने घायल पैर की हालत देखकर समझ जाता है कि सफर अब और भी मुश्किल होने वाला है। दूसरी तरफ जर्मन सैनिक रात भर फ्लेयर गन की रोशनी में उसकी तलाश करते रहते हैं। जॉन देखता है कि वे तेजी से उसके करीब पहुंच रहे हैं। खुद को बचाने के लिए वह एक ऐसा फैसला करता है जिसे कोई आम इंसान लेने की हिम्मत भी नहीं कर सकता। वह नॉर्वे की जानलेवा ठंड में बहती बर्फीली नदी के अंदर उतर जाता है और पानी में छिपते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। ठंड इतनी ज्यादा होती है कि नदी का पानी तक जमने लगता है। ये देखकर एक जर्मन लेफ्टिनेंट कुछ देर के लिए उसकी तलाश रुकवा देता है, क्योंकि उसे यकीन होता है कि इतनी ठंड में कोई इंसान जिंदा नहीं बच सकता। लेकिन जॉन हार मानने वालों में से नहीं था। वह किसी तरह पूरी नदी पार कर लेता है। हालांकि दूसरी तरफ पहुंचते पहुंचते उसकी हालत बेहद खराब हो चुकी होती है। तभी उसे एक छोटी नाव में 2 नॉर्वेजियन नागरिक दिखाई देते हैं। वे जॉन को देखते ही अपने घर ले जाते हैं। थोड़ी देर बाद जॉन उन्हें अपने मिशन की पूरी सच्चाई बता देता है। वह कहता है कि वह एक नॉर्वेजियन सैनिक है और अपने बाकी साथियों को बचाना चाहता है, जो इस वक्त जर्मनों की कैद में हैं। अब कहानी दूसरी तरफ जर्मन कमांडर कर्ट की ओर बढ़ती है, जो नाजी पार्टी का एक बेहद खतरनाक अफसर होता है। वह पकड़े गए 11 नॉर्वेजियन सैनिकों से पूछताछ शुरू करता है। तभी उसे पता चलता है कि मिशन पर आए सैनिकों में से एक अभी भी गायब है। एक जर्मन लेफ्टिनेंट कर्ट को समझाने की कोशिश करता है कि 12वां सैनिक अब तक मर चुका होगा, क्योंकि इतनी भयानक ठंड में एक घायल आदमी का जिंदा रहना नामुमकिन है। लेकिन कर्ट इस बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं करता। वह नाव से मिले बैग में मौजूद सभी सैनिकों की पहचान की जांच करता है। हालांकि किस्मत से जॉन की तस्वीर उसे साफ दिखाई नहीं देती। फिर भी कर्ट अपने सैनिकों को साफ आदेश देता है कि जब तक उस 12वें आदमी की लाश नहीं मिलती, तब तक उसकी तलाश बंद नहीं होगी। इतना ही नहीं, वह पूरे इलाके के मेडिकल सेंटर, नर्सों के घर और हर उस जगह की तलाशी लेने का आदेश देता है जहां किसी घायल इंसान का इलाज किया जा सकता हो। दूसरी तरफ जॉन भी स्थानीय लोगों की मदद से धीरे धीरे आगे बढ़ रहा होता है। एक व्यक्ति उसे एक बूढ़ी महिला का पता देता है, जो पहले नर्स रह चुकी होती है और उसकी मदद कर सकती है। जॉन छिपते छिपाते उसके घर पहुंच जाता है।
बूढ़ी महिला बिना देर किए उसे अंदर ले जाती है, उसके जख्म की पट्टी करती है और खाने के लिए मांस देती है। इसके बाद वह जॉन को नॉर्वे का एक नक्शा देती है और आगे एक खास परिवार से मिलने के लिए कहती है। लेकिन तभी अचानक कुछ जर्मन सैनिक वहां पहुंच जाते हैं। जॉन तुरंत खुद को छिपा लेता है। सैनिक बूढ़ी महिला से उसके बारे में पूछते हैं, लेकिन वह कुछ भी बताने से साफ इनकार कर देती है। आखिरकार जर्मन सैनिक वहां से खाली हाथ लौट जाते हैं। दूसरी तरफ अस्पताल में जॉन के एक साथी को बुरी तरह टॉर्चर किया जा रहा होता है ताकि वह अपने मिशन और जॉन के बारे में सब कुछ बता दे। लेकिन तमाम दर्द सहने के बावजूद वह सैनिक अपना मुंह नहीं खोलता। ये देखकर जर्मन लेफ्टिनेंट कर्ट से कहता है कि अब 12वें सैनिक को मरा हुआ मानकर हिटलर को रिपोर्ट भेज देनी चाहिए। लेकिन कर्ट फिर भी मानने को तैयार नहीं होता। उसे अब भी पूरा यकीन था कि 12वां आदमी कहीं न कहीं जिंदा है। इसके बाद कर्ट एक बेहद खतरनाक फैसला लेता है। वह कुछ कमजोर और घायल नॉर्वेजियन सैनिकों को बर्फ जैसे ठंडे पानी में उतार देता है और हाथ में स्टॉप वॉच लेकर समय गिनने लगता है। दरअसल वह यह जानना चाहता था कि एक घायल इंसान आखिर इतनी ठंड में कितनी देर तक जिंदा रह सकता है। लेकिन बेचारे सैनिक कुछ ही मिनटों में ठंड के आगे हार मान जाते हैं। इसके बाद कर्ट खुद उसी बर्फीले पानी में उतर जाता है और पूरे 20 मिनट तक वहां खड़ा रहता है। बस यहीं से उसे यकीन हो जाता है कि जॉन अभी भी जिंदा है और अब वह उसे किसी भी कीमत पर ढूंढ कर ही रहेगा। उधर कई दिनों की मुश्किल यात्रा के बाद जॉन उस परिवार के घर पहुंच जाता है जिसका पता उसे बूढ़ी नर्स ने दिया था। घर के बाहर एक छोटी बच्ची खेल रही होती है। तभी अचानक एक आदमी बाहर निकलकर जॉन पर बंदूक तान देता है। लेकिन जैसे ही उसे जॉन की सच्चाई पता चलती है, वह तुरंत उसे घर के अंदर ले जाता है। घर के अंदर उस आदमी की पत्नी जॉन को बताती है कि उसकी बहन जर्मन अस्पताल में नर्स है। वहीं से उसे खबर मिली है कि पकड़े गए नॉर्वेजियन सैनिकों को बेरहमी से टॉर्चर करके मार दिया जा रहा है, इसलिए अब उन्हें बचाना लगभग नामुमकिन है। ये सुनते ही जॉन पूरी तरह टूट जाता है। उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं क्योंकि वह समझ चुका था कि उसके साथी अपनी जान देकर उसके मिशन को बचा रहे हैं। उसी वक्त वह छोटी बच्ची अपने हाथों से बनाया हुआ एक नक्शा जॉन को देती है और उसे स्वीडन पहुंचने का रास्ता समझाने लगती है। बच्ची का यह मासूम प्यार देखकर जॉन उस नक्शे को अपने पास संभाल कर रख लेता है। दूसरी तरफ जब कर्ट को कैदियों से कोई जानकारी नहीं मिलती तो वह सभी नॉर्वेजियन सैनिकों को एक लाइन में खड़ा करवा देता है। सभी समझ जाते हैं कि अब उनकी आखिरी घड़ी आ चुकी है, फिर भी कोई भी अपना सिर झुकाता नहीं। अगले ही पल पीछे खड़े जर्मन सैनिक उन पर गोलियां बरसा देते हैं और सभी वहीं शहीद हो जाते हैं। इसके बाद भी कर्ट हार नहीं मानता। उसका लेफ्टिनेंट उसे समझाता है कि पूरे नॉर्वे की तलाशी लेने के बाद भी 12वां आदमी नहीं मिला, इसलिए अब उसकी मौत की रिपोर्ट भेज देनी चाहिए। उधर जॉन को अचानक एक बात समझ आती है। वह बच्ची के दिए हुए नक्शे से उसका सिग्नेचर मिटा देता है ताकि अगर नक्शा किसी जर्मन के हाथ लग जाए तो उस मासूम बच्ची की जान खतरे में न पड़े। इसके बाद वह एक मछुआरे के घर पहुंचता है और उससे स्वीडन बॉर्डर तक पहुंचाने की मदद मांगता है। मछुआरा बिना देर किए अपनी नाव में जॉन को लेकर निकल पड़ता है। रास्ते में वह जॉन के खराब हो चुके पैर को देखता है और उसे अखबार में छपी कर्ट की तस्वीर दिखाकर बताता है कि यही जर्मन अफसर अभी भी उसकी तलाश में लगा हुआ है। वह जॉन से कहता है कि अगर उसे जिंदा बचना है तो हर हाल में कर्ट से पहले स्वीडन पहुंचना होगा। इधर लगातार कई दिनों की तलाश के बाद शायद पहली बार कर्ट को भी लगने लगता है कि 12वां आदमी अब मर चुका है। आखिरकार वह उसकी मौत की रिपोर्ट तैयार करके बर्लिन भेज देता है। लेकिन दूसरी तरफ जॉन अब भी जिंदा था और हर मुश्किल को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ रहा था। कुछ देर बाद मछुआरा उसे सुरक्षित नदी पार करवाता है। जाते समय वह जॉन को स्केट्स और कुछ जरूरी सामान देकर विदा करता है। अब जॉन अकेला बर्फीले मैदानों को पार करता हुआ स्वीडन की तरफ बढ़ने लगता है। रास्ते में उसकी नजर अचानक एक जर्मन मिलिट्री बेस पर पड़ती है, लेकिन वह बिना रुके स्केटिंग करते हुए वहां से निकलने की कोशिश करता है। तभी घायल पैर की वजह से उसका संतुलन बिगड़ जाता है और वह जोर से गिर पड़ता है। जैसे ही वह उठकर आगे बढ़ता है, सामने जर्मन कमांडर कर्ट खड़ा होता है। कर्ट मुस्कुराते हुए कहता है कि उसने सुना था नॉर्वेजियन लोग बहुत अच्छे स्केटर होते हैं, लेकिन शायद यह बात सच नहीं है। इतना कहकर वह जॉन को जाने देता है। जॉन राहत की सांस लेते हुए वहां से आगे बढ़ जाता है, लेकिन अगले ही पल कर्ट अचानक रुक जाता है। उसे जैसे कुछ याद आ गया हो। कुछ ही सेकंड में वह समझ जाता है कि यही वह 12वां आदमी है।
जिसकी वह इतने दिनों से तलाश कर रहा था। वह तुरंत फाइटर जेट्स को जॉन के पीछे भेज देता है। कुछ ही देर में एक फाइटर जेट जॉन को देख लेता है और उस पर फायरिंग शुरू कर देता है। जॉन अपनी जान बचाते हुए तेजी से आगे बढ़ता रहता है, लेकिन तभी लगातार फायरिंग की वजह से पहाड़ों पर जमा बर्फ टूट जाती है और एक भयानक हिमस्खलन उसकी तरफ बढ़ने लगता है। कुछ ही पलों में पूरा इलाका बर्फ के नीचे दब जाता है और जॉन भी उसी बर्फ में गायब हो जाता है। यह देखकर फाइटर जेट का पायलट मान लेता है कि अब जॉन मर चुका है और वापस लौट जाता है, लेकिन किस्मत अभी भी जॉन के साथ थी। कुछ देर बाद वह बर्फ के नीचे से बाहर निकल आता है। उसका चेहरा और पूरा शरीर बुरी तरह जख्मी हो चुका था, फिर भी उसकी सांसें चल रही थीं। जब कर्ट को जॉन की मौत की खबर मिलती है तो वह इस बार भी भरोसा नहीं करता। वह तुरंत एक सर्च टीम भेजता है ताकि जॉन की लाश ढूंढी जा सके, लेकिन पूरी तलाश के बाद उन्हें सिर्फ उसके स्केट्स मिलते हैं। जॉन का कोई निशान नहीं। उधर जॉन की हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी, फिर भी वह रुकने को तैयार नहीं था, क्योंकि वह जानता था कि अगर एक पल के लिए भी रुका तो या तो ठंड उसे मार डालेगी या फिर जर्मन सैनिक। इसी दौरान जर्मन सैनिक तलाश करते हुए एक घर के बाहर पहुंचते हैं, जहां मैक्स अपनी बहन अलीना और परिवार के साथ रहता है। पूछताछ के दौरान मैक्स की नजर दूर से आते जॉन पर पड़ जाती है, लेकिन वह बिना कुछ जाहिर किए चुप रहता है और जर्मन सैनिक भी जॉन को देखे बिना वहां से चले जाते हैं। जैसे ही खतरा टलता है, मैक्स तुरंत जॉन को घर के अंदर ले आता है। उसके कपड़े बदले जाते हैं और अलीना उसका इलाज शुरू करती है। वह देखती है कि भीषण ठंड की वजह से जॉन की आंखें तक बुरी तरह प्रभावित हो चुकी हैं। कुछ दिनों की देखभाल के बाद जॉन फिर से ठीक तरह देखने लगता है, लेकिन अलीना उसे बताती है कि उसके पैर का जख्म बहुत ज्यादा बिगड़ चुका है। फिलहाल वह अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हो सकता। इसी बीच एक बार फिर जर्मन सैनिक वहां पहुंच जाते हैं। इस बार उनके साथ खुद कर्ट भी होता है। उसे देखते ही मैक्स और अलीना के चेहरे का रंग उड़ जाता है। कर्ट बिना समय गंवाए घर के अंदर पहुंच जाता है और धीरे धीरे उसी जगह की तरफ बढ़ता है जहां जॉन छिपा हुआ था। दूसरी तरफ जॉन भी अपनी बंदूक हाथ में लेकर पूरी तरह तैयार बैठा था। ऐसा लग रहा था कि अब दोनों आमने सामने आने ही वाले हैं, लेकिन तभी कर्ट के कपड़े का एक बटन टूटकर नीचे गिर जाता है। यह वही बटन था जो उसे हिटलर की तरफ से सम्मान के रूप में मिला था। कर्ट पहले उसे उठाकर साफ करता है और फिर अपने पास रख लेता है। इसके बाद वह बिना कुछ देखे वहां से वापस चला जाता है। जर्मन सैनिकों के जाते ही मैक्स और अलीना एक पल भी बर्बाद नहीं करते। वे जॉन को स्ट्रेचर पर लिटाकर अपने घर से दूर एक गुप्त ठिकाने पर ले जाते हैं। वहां मैक्स उसे कपड़े, खाना और जरूरी सामान देकर कहता है कि कुछ दिन यहीं छिपकर रहना होगा। सही मौका मिलते ही वह उसे स्वीडन बॉर्डर तक पहुंचा देगा। दिन धीरे धीरे गुजरने लगते हैं। एक रात जॉन सो रहा होता है कि अचानक उसे लगता है जर्मन सैनिक उसे ढूंढते हुए उसके ठिकाने तक पहुंच गए हैं, लेकिन अगले ही पल उसकी आंख खुलती है और उसे एहसास होता है कि यह सिर्फ एक डरावना सपना था। लगातार अकेलेपन और दर्द की वजह से अब उसे अजीब अजीब भ्रम दिखाई देने लगे थे। कभी उसे लगता कि वह अपने साथियों के साथ हंस रहा है, तो कभी खुद को जर्मनों की कैद में देखता। इन्हीं बुरे सपनों के बीच एक रात उसे दिखाई देता है कि उसके पैर में गैंग्रीन फैल चुकी है। डरकर वह तुरंत जाग जाता है और जब अपने पैर को देखता है तो उसकी रूह कांप उठती है। असलियत सपने से भी ज्यादा भयानक थी। उसके पैर की उंगलियां गल चुकी थी और जख्म से तेज बदबू आने लगी थी। जॉन समझ जाता है कि अगर उसने अभी कोई फैसला नहीं लिया तो वह अपनी पूरी टांग खो देगा। इसलिए वह कांपते हाथों से मैक्स का दिया हुआ चाकू उठाता है और अपनी ही पैर की उंगलियां काटने का फैसला कर लेता है। दर्द इतना असहनीय होता है कि उसकी चीख पूरे इलाके में गूंज उठती है। कुछ ही देर बाद वह बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। अगले दिन मैक्स अपने साथियों के साथ वहां पहुंचता है। वह जॉन को होश में लाता है और जब उसकी नजर कटी हुई उंगलियों पर पड़ती है तो वह कुछ पल के लिए सन्न रह जाता है, लेकिन अगले ही पल वह जॉन का हौसला बढ़ाते हुए कहता है कि उसकी यह तकलीफ कभी बेकार नहीं जाएगी। इसके बाद मैक्स और उसके साथी जॉन को पूरी तरह ढककर एक छोटी नाव के जरिए दूसरी सुरक्षित जगह ले जाते हैं। तभी ऊपर से एक जर्मन पेट्रोलिंग विमान गुजरता है। सभी लोग सांस रोककर छिप जाते हैं। जैसे ही खतरा टलता है वे जॉन को पहाड़ के ऊपर एक पत्थर के अंदर बनी गुप्त जगह पर छिपा देते हैं। मैक्स जॉन से कहता है कि 2 दिन बाद उसका एक भरोसेमंद दोस्त आएगा और उसे स्वीडन बॉर्डर तक पहुंचा देगा। तब तक उसे हर हाल में यहीं छिपकर रहना होगा। जॉन उनकी मदद के लिए दिल से शुक्रिया अदा करता है
दिन गुजरते रहते हैं। दूसरी तरफ मैक्स का दोस्त तय समय पर उस गुप्त ठिकाने पर पहुंचता है, लेकिन वहां उसे जॉन कहीं दिखाई नहीं देता। यह खबर सुनकर मैक्स और अलीना दोनों बुरी तरह घबरा जाते हैं। उन्हें लगता है कि शायद जॉन पकड़ा गया या फिर उसकी मौत हो चुकी है। मैक्स तुरंत एक नर्स के साथ उस जगह पहुंचता है और बर्फ हटाना शुरू करता है। अचानक उसे बर्फ के नीचे जॉन दिखाई देता है। उसका पूरा शरीर नीला पड़ चुका था। तभी जॉन धीरे धीरे अपनी आंखें खोलकर मुस्कुराते हुए सिर्फ एक शब्द कहता है, हेलो। यह देखकर सबकी जान में जान आ जाती है। वे तुरंत जॉन को बाहर निकालते हैं, उसे गर्म पानी और खाना देते हैं। थोड़ी देर बाद उसे फिर उसी सुरक्षित जगह पर आराम करने के लिए छोड़ दिया जाता है। घर लौटकर मैक्स अलीना को बताता है कि जॉन अभी भी जिंदा है। यह सुनकर अलीना के चेहरे पर राहत साफ दिखाई देती है, क्योंकि अब तक वह जॉन की परवाह करने लगी थी। कुछ समय बाद मैक्स फिर जॉन के पास पहुंचता है और कहता है कि आज रात उसे यहाँ से निकाल लिया जाएगा, लेकिन रास्ते की भयानक ठंड की वजह से जॉन बीच सफर में ही बेहोश हो जाता है। होश आने पर वह सबसे पहला सवाल यही पूछता है कि क्या वे स्वीडन पहुंच गए। मैक्स उसे बताता है कि अभी बॉर्डर पार करना नामुमकिन है, क्योंकि कर्ट ने वहां जर्मन सैनिकों की संख्या कई गुना बढ़ा दी है। ये सुनते ही जॉन गुस्से में आ जाता है। वह कहता है कि अगर वह यहाँ मर गया तो उसके साथियों की कुर्बानी और मिशन दोनों बेकार हो जाएंगे। जॉन की मानसिक हालत देखकर मैक्स उसकी बंदूक अपने पास रख लेता है, ताकि वह निराश होकर खुद को कोई नुकसान न पहुंचा सके। दूसरी तरफ कर्ट एक सिनेमा हॉल में अपने सम्मान समारोह की फिल्म देख रहा होता है, जहां उसे 11 नॉर्वेजियन सैनिकों को पकड़ने के लिए पुरस्कार दिए जा रहे थे। लेकिन अचानक उसे 12वां आदमी याद आ जाता है। वह गुस्से में हॉल से बाहर निकल जाता है और अपनी गाड़ी में बैठकर खुद से वादा करता है कि वह किसी भी कीमत पर जॉन को पकड़ कर रहेगा। समय बीतने के साथ जॉन की हालत और बिगड़ने लगती है। उसके हाथ पैर काले पड़ने लगते हैं और गैंग्रीन तेजी से फैलने लगती है। उसकी जान बचाने के लिए मैक्स एक डॉक्टर को गुप्त गुफा में लेकर आता है। डॉक्टर जॉन के पैर से सारी संक्रमित गैंग्रीन निकाल देता है। एक रात जॉन सपने में उसी छोटी बच्ची को देखता है जिसने उसे स्वीडन का नक्शा दिया था। वह बच्ची मुस्कुराकर कहती है कि अगर नक्शा खो भी गया है तो भी वह जल्द अपना रास्ता ढूंढ लेगा। यह सपना जॉन को एक बार फिर जीने की हिम्मत दे देता है। उसी समय मैक्स और डॉक्टर वहां पहुंचते हैं और बताते हैं कि आखिरकार बॉर्डर पार करवाने का इंतजाम हो चुका है। यह सुनकर जॉन के चेहरे पर लंबे समय बाद मुस्कान लौट आती है। वह कमजोर हाथों से डॉक्टर का दिया हुआ केक खाता है। इसके बाद जॉन को एक स्लेज पर लिटा दिया जाता है। विदा होने से पहले मैक्स उसकी बंदूक वापस करता है और दोनों एक दूसरे को आखिरी बार अलविदा कहते हैं। दूसरी तरफ जब अलीना को जॉन के जाने का पता चलता है तो उसे अचानक अपना वह रुमाल याद आता है जिस पर उसका नाम लिखा था और जो शायद उसी कॉटेज में छूट गया था। मैक्स और अलीना तुरंत वहां पहुंचते हैं और रुमाल ढूंढ लेते हैं, लेकिन तभी जर्मन सैनिक उन्हें पकड़ लेते हैं। कुछ देर बाद कर्ट भी वहां पहुंचता है। कॉटेज के अंदर उसे दीवार में फंसा जॉन के पैर का अंगूठा मिल जाता है, जिससे उसे यकीन हो जाता है कि जॉन यहीं छिपा था। इसके बाद जर्मन सैनिक मैक्स और अलीना को बेरहमी से पीटते हैं ताकि वे जॉन का ठिकाना बता दें, लेकिन दोनों आखिरी सांस तक चुप रहते हैं और जॉन के बारे में एक शब्द भी नहीं बताते। अगली सुबह जॉन को एक ताकतवर रेंडियर की स्लेज से बांधकर स्वीडन बॉर्डर की तरफ ले जाया जाता है। इतने सारे रेंडियरों के बीच जर्मन सैनिक उसे देख नहीं पाते और जॉन तेजी से अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन अचानक स्लेज की रस्सी खुल जाती है और जॉन दूर जाकर बर्फ में गिर पड़ता है। इस बार जर्मन सैनिक उसे देख लेते हैं और तेजी से उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। जॉन खुद को घसीटते हुए एक चट्टान के पीछे पहुंच जाता है। अपनी मंजिल के इतने करीब आकर हार जाने का दर्द उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था। वह फैसला कर लेता है कि वह जर्मनों के हाथ जिंदा नहीं लगेगा। तभी उसके सामने वही ताकतवर रेंडियर आ जाता है जिससे उसकी स्लेज बंधी हुई थी। जॉन आखिरी बार हिम्मत जुटाता है। वह खुद को फिर से स्लेज से बांधता है और हवा में एक गोली चला देता है। गोली की आवाज सुनते ही रेंडियर पूरी ताकत से दौड़ पड़ता है। जर्मन सैनिक लगातार फायरिंग करते हैं, लेकिन एक भी गोली जॉन को नहीं लगती। कुछ ही पलों बाद जॉन उनकी आंखों के सामने स्वीडन की सीमा पार कर जाता है। जैसे ही वह बॉर्डर पार करता है, रेंडियर रुक जाता है। जॉन खुशी से चीख उठता है। उसका शरीर पूरी तरह टूट चुका था, लेकिन आखिरकार उसकी हिम्मत जीत चुकी थी। जब यह खबर कर्ट तक पहुंचती है कि 12वां आदमी स्वीडन पहुंच गया है, तो वह पूरी तरह टूट जाता है।
वहीं मैक्स और अलीना के लिए यह किसी जीत से कम नहीं था। कुछ देर बाद स्वीडन के सैनिक जॉन तक पहुंचते हैं। वह अब भी रस्सी को मजबूती से पकड़े हुए था और उसका चेहरा पूरी तरह जम चुका था। उसकी हालत देखकर उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया जाता है। करीब 3 महीने बाद जब उसकी तबीयत कुछ संभलती है तो वह अपने जनरल से मिलता है और जर्मन सेना से जुड़ी सारी खुफिया जानकारी उन्हें सौंप देता है। साल 1947 में कर्ट को उसके अपराधों के लिए मौत की सजा सुनाई जाती है। वहीं जॉन को उसकी बहादुरी के लिए सम्मानित किया जाता है। अगर आपको यह मूवी एक्सप्लेन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप ऐसे ही शानदार और अनसुनी मूवी एक्सप्लेन हिंदी में देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस न हो। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। मिलते हैं अगली शानदार मूवी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए।